Hello students, in today's class we will discuss about the foreign trade policy followed by the government after independence, that is during 1950 to 1991. In the earlier classes we have discussed about the protection or about the encouragement given to small scale industries to different industries and small scale industries on the recommendation of Karve committee that we have discussed. But today we will discuss about the foreign trade policies. Foreign trade means the export and the import policy. What we are purchasing from outside the country is import. What we are selling out to outside the country is our export. So the policies made in regard to that is known as foreign trade policy. According to the first 7-year plan, yeah, during the first 5-year plans, we basically emphasized on inward looking trade strategy. That was our strategy. Inward looking trade strategy, commonly known as inward trade, and strategic technical name for that strategy was import substitution. We focused on import substitution. What is import substitution? As you can see from the word, we have to substitute import. That means we have to find an option or alternative for the import कि हम बाहर से ना मंगा के खुद ही क्यों ना इसे प्रोड्यूस कर लें. यही एक ऑप्शन हो सकता है. या तो आप सामान बाहर से मंगाएंगे या फिर घर में खुद बनाएंगे. तो बाहर से मंगाने को आप बोल रहे हैं कि इसका सब्सटीट्यूट ढूंढो. तो इसका सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है कि आप घर में ही बनाना स्टार्ट कर दें, मतलब कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें. तो यही आपका इसके अंदर फोकस था कि एम्स एट रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, कि जो सामान आप बाहर से मंगा रहे हैं वो ही सामान आप यहाँ से यहाँ पे बनाने लग जाए. फॉर एग्जांपल कार्स हम बाहर क्यों बनाएं, ठीक है, बाहर से क्यों मंगवाएं, हम यहाँ पे ही क्यों ना कार बनाना स्टार्ट कर दें. तो क्योंकि कार एक रिक्वायरमेंट की चीज़ है, कॉमन लोगों के लिए. सब नहीं खरीदेंगे लेकिन बहुत सारे लोग इसे खरीदेंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बाहर से अगर मंगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा. तो इस वजह से गवर्नमेंट चाहती थी कि बाहर से ना मंगा के हम इसे खुद ही यहाँ बना लें. ठीक है, खुद की कंट्री के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी. ठीक है, गवर्नमेंट ने इस सब स्ट्रैटेजी से जो डोमेस्टिक के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में हमेशा सोचा कि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे जो सामान बना रहे हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको प्रमोशन मिले. इसीलिए ये स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने जो है वो अप्लाई कर रखी थी. ये स्ट्रैटेजी पे गवर्नमेंट इसीलिए चल रही थी. लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाना चाह रही थी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना चाह रही थी फॉरेन कॉम्पिटिटर्स से. अब क्यों बचाना चाह रही थी? 2 रीजन है. देखिए, हम थे एक डेवलपिंग कंट्री, आज भी हैं लेकिन तब तो और ज़्यादा डेवलपिंग थे, बहुत नीचे स्टेज पे थे. अब हमारा प्रोडक्ट कभी भी फॉरेन की डेवलप्ड कंट्री के प्रोडक्ट के सामने नहीं compete कर सकता. उनका प्रोडक्ट क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है, और कुछ लोग तो क्योंकि लार्ज स्केल पे बनाते हैं तो प्राइस भी शायद कम हो जाएगी उनकी. तो प्राइस भी कम, क्वालिटी भी ज़्यादा, ऐसी चीज़ अगर हमारे सामने पड़ी है तो आप और मैं भी वो ही खरीदेंगे. ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे कि ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है कि नहीं है कि क्या है, हम इतना नहीं देखते. फॉरेन कंपनी का ब्रांड होता है, फॉरेन कंपनी की इमेज है कि प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी बराबर है या कम है या थोड़ी सी ज़्यादा भी है, तो भी हम उसे खरीदने को तैयार हो जाते हैं. तो अगर सब फॉरेन मेड ही गुड्स खरीदेंगे तो डोमेस्टिक के गुड्स कौन खरीदेगा? तो इस तरह से धीरे धीरे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे. तो ये उन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रखी. तो पहला पॉइंट यही है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ऑफ डेवलपिंग कंट्री विल नॉट केपेबल इनफ टू कम्पीट अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन. फॉरेन कंपटीशन से ये बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे. इनकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी. ठीक है, इनके प्राइसेस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा आसपास हो, तो मुकाबला करना इनके लिए बहुत मुश्किल था. क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, प्राइसेस भी आसपास है, तो फिर कैसे मुकाबला करेंगे? हम भी नहीं खरीदेंगे. तो इसीलिए उनको बचाने के लिए बाहर वालों को आने ही नहीं दिया गया कि भाई आप मत आइए. जब वो आएंगे ही नहीं हमारे सामने
जो प्रोडक्ट दिखेगा हम उसी को खरीदेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हो सकता है एज अ कंज्यूमर आप सोच रहे हो सर इसका मतलब तो हमें कम बेकार क्वालिटी का सामान मिल रहा है, कम क्वालिटी का सामान मिल रहा है। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते हो तब, ठीक है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने यही बोला कि भाई यही है जो है, आपको इसी को खरीदना है, ठीक है। ऐसा आज के समय में सोचना मुश्किल है क्योंकि आजकल हम एज अ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा आ चुका है हमारे अंदर कि हम अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें बेस्ट ही चाहिए, ठीक है। लेकिन तब गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती थी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के बारे में, उनको प्रमोट करने के बारे में बहुत सोचती थी कि भैया हम इन्हें रोक के रख रहे हैं, हम इन्हें रोक रहे हैं, हम इन्हें आने नहीं दे रहे, तब तक आप खुद का सामान बनाइए, बेचिए, गलतियाँ कीजिए, गलतियों से सीखिए, लर्निंग का अपना लीजिए, ठीक है, और फिर बेस्ट अपना प्रोडक्ट बनाते जाइए, ठीक है। उनको टाइम दिया बेस्ट बनने का। दूसरा एक रीज़न था कि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गवर्नमेंट बचा रही थी, ठीक है। ऑब्वियसली बाहर से अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में सामान पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को एक बहुत बड़ा खतरा था, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो शायद यहाँ बन सकते थे उनको भी हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो उनमें भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा रहे हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च होते चले जाएंगे तो हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाएंगे, और जो असेंशियल आइटम्स हैं लाइक क्रूड ऑयल, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसको भी फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचेगा। तो इस वजह से भी हमें फॉरेन एक्सचेंज को बचा के रखना था, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि नॉन एसेंशियल आइटम जो हैं या लग्जरी आइटम जो हैं इनको आने ही मत दो, क्या ज़रूरत है इनकी, तो उनको रोका। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने फॉलो की, ये दो रीजंस की वजह से, ठीक है। रीजंस ये है, रीजंस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, कि क्यों फॉरेन कंट्रीज से प्रोटेक्ट करना चाह, ये दो रीजन की वजह से हम कॉम्पीट फॉरेन से बचना चाह रहे थे। चलिए अब कैसे करेंगे सर, ये दो तरीके से करेंगे। पहला है टैरिफ, दूसरा है कोटा। टैरिफ मतलब क्या है, टैरिफ के अंदर है कि टैक्स लगा देना इंपोर्टेड गुड्स पे। इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगा दो कि अगर आप बाहर से सामान मंगाएंगे तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अब टैक्स लगाएंगे उन पर, अच्छा खासा टैक्स लगाएंगे तो वो महंगे हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे तो उनको हम खरीदने से डरेंगे, ठीक है। कॉमन मैन जो है वो खरीदने से बचेगा, डरेगा, ठीक है। यही तो बात थी कि वो सस्ते मिल रहे थे या बराबर की प्राइस पे मिल रहे थे तो उनको हम खरीद रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन पे टैक्स इतना लगा दो कि ये महंगे हो जाएं और कॉमन मैन की रीच से बाहर हो जाएं, तो उन्हें तो गवर्नमेंट तो लोग इन्हें खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। ये एक रीज़न था। तो पहला रीज़न या पहला तरीका टैक्स लगा दो, टैरिफ लगा दो। दूसरा तरीका है कोटा। कोटा के अंदर हम क्या करते हैं, एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देते हैं, मैक्सिमम लिमिट ऑन क्वांटिटी, मैक्सिमम लिमिट ऑन क्वांटिटी। मतलब सर, मतलब ये कि आप इस क्वांटिटी से ज़्यादा बाहर से सामान नहीं मंगा सकते, ऐसी मैक्सिमम लिमिट एक फिक्स कर दी गई। कुछ भी मैक्सिमम लिमिट हो सकती है, तो देखिए एक लिमिट के अंदर ही बाहर से सामान आएगा, उसके बाद वो कोटा जैसे ही फुल हो जाएगा वो सामान को आने नहीं दिया जाएगा। तो अब अगर उसके बाद अगर किसी को सामान अगर वो चाहिए, किसी को प्रोडक्ट अगर वो चाहिए, तो उसे इंडिया से ही, इंडिया के मैन्युफैक्चरर का ही खरीदना पड़ेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन जो थे बाहर से सामान आने पे, ये बचाते थे, ये बचाते थे हमें, ठीक है, ये हमारे कंपटीशन को, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। क्लियर। तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी या फिर इसे हम कहें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने फॉलो कर रखी थी, ठीक है। अब इसके कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान थे, कुछ मेरिट डीमेरिट्स थे, क्या थे दैट वी विल डिस्कस, ठीक है, लेटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।